नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज बंगाल की। बंगाल की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण का मतदान 23 तारीख को संपन्न हो गया और इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई, जिसको बम्पर वोटिंग कहते हैं। उससे भी ऊपर, यानी बम्पर तो 60-70% तक लोग बम्पर वोटिंग कहने लगते थे, लेकिन यहां तो 90% को पार कर गया। यानी बम्पर से भी सुपर बम्पर इस बार हो गया है। यानी कि वोट के मामले में जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से हुआ है, क्योंकि 70-75% तो बंगाल में अमूमन वोट होता ही था, लेकिन इस बार जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उसकी वजह से ये परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो मृत व्यक्ति थे उनका वोटर लिस्ट में तो नाम था, वो वोट नहीं डालने के लिए आ पाते थे, क्योंकि आएंगे कैसे जब वो रहेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में अगर 100 लोग हैं और 70 लोग वोट देने आए, इसका मतलब 30 लोग वोट नहीं दिए। लेकिन इस बार एसआईआर की वजह से उस 30 में से ये कहा जा रहा है कि 20 लोगों का तो नाम ही कट गया, तो अब बचे 80, और 80 में अब 70-75 लोग वोट डालने पहुंच गए। 70 लोग, इसका मतलब 90% के आसपास या 90% से ऊपर हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से हुआ है, लेकिन मामला कुछ और है। इस बार बंगाल में जो है एक प्रकार से बदलाव देखा जा रहा है, ग्राउंड पर देखा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद टीएमसी के उम्मीदवार कह रहे हैं। टीएमसी के उम्मीदवार, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम अपने वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी से, लेकिन ये टीएमसी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो इस बार नहीं जीत रहे हैं। टीएमसी के ज्यादातर उम्मीदवार हार रहे हैं। 16 से 20 लोग भी अगर पहले फेज में जीत जाए तो ये बड़ी बात होगी टीएमसी के लिए। यानी कि आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन जो है वो अवश्यंभावी है, यानी कि परिवर्तन दिख रहा है, और इसकी बानगी खुद टीएमसी के उम्मीदवार कह रहे हैं। कई बार तो इस वीडियो को आप देखे होंगे, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट भी किया गया है। यहां तक कि बंगाल बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है, खास करके फेसबुक अकाउंट, उस पर पोस्ट किया है। और वो कौन है? वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार टीएमसी की स्थिति बहुत दयनीय है, और 16 से 20 लोग भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे कि और जो अगले फेज का मतदान है 29 तारीख को, उसमें क्या स्थिति होने वाली है। क्या जिस चीज को लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में 200 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, क्या ये संभव होता हुआ दिख रहा है क्या? इसी सब पर चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि बंगाल को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, हर इलाके के बारे में, बंगाल के हर इलाके के बारे में आप जान रहे हैं और वहां पर आपकी पैनी नजर रहती है, तो आप हमारे दर्शकों को पहले बताइए कि ये जो टीएमसी के उम्मीदवार बता रहे हैं उसके क्या मायने हैं। नमस्कार प्रवीण जी। आप और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। निश्चित रूप से देखिए, ये जो उम्मीदवार हैं, और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी अगर हो सके तो वो बाइट सुनाएं, जिससे पता चले कि क्या वो कह रहे हैं। हालांकि वो बांग्ला में कह रहे हैं, हम्म। लेकिन वो जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि देखिए, वो तो पहले सागर दिघी से जीते थे बाय इलेक्शन में। बायरन बनर्जी उनका नाम, बायरन हम्म। बनर्जी या बायरन विश्वास कुछ नाम है उनका। हम्म। तो वो ये कह रहे हैं, वो इस बार उनको टीएमसी ने टिकट दिया, और हम्म। वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं दूसरे जगह क्या होगा, यहां तो वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो कह रहे हैं। हम्म। और फिर ये बोल रहे हैं कि वो 15-16 भी सीट अगर 152 में जीत जाएं हम्म। तो ये टीएमसी के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक तो ये सिग्नल। दूसरा हम्म। मैं बताऊं, इसी मुर्शिदाबाद के इलाके से ही एक हम्म। जालंगी विधानसभा सीट है। जी। वहां टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं या हम्म। विधायक भी थे, अब्दुल रज्जाक मंडल,
उन्होंने 16 हम्म। अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। सोचिए, इलेक्शन से 7 दिन पहले पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया हम्म। अब्दुल रजाक मंडल। इसके अलावा जी। देखिए, जो एसआईआर का तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। दूसरा, हम्म। जो ये नॉर्थ बंगाल का पूरा इलाका था, यहाँ चुना हुआ। और नॉर्थ बंगाल में आप देखिए कि बीजेपी की हम्म। पकड़ पहले से और भी मजबूत हो गई, यानी वहां सीटें बढ़ सकती। इसके अलावा हम्म। जो मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट बटा है, कांग्रेस को भी थोड़ा वोट गया है, थोड़ा सीपीएम को भी गया है। और आप देखिए कि उस दिन जिस दिन इलेक्शन था, हम्म। उस दिन हुमायूं कबीर और टीएमसी वालों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, बमबाजी हम्म। हुई। और हम्म। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट थी, आप सोचिए पिछले बार इन्हीं हम्म। इलाकों में जब चुनाव हुआ था तो 54 लोगों की हत्या हुई थी प्रवीण पे। हम्म। और लोग जो हैं उसमें डर के मारे वोट देने नहीं निकले थे, और वो वोट जो पड़ा था उसको छापा वोट कहते हैं बांग्ला में। आप हम्म। वोट देने गए या नहीं गए इससे मतलब नहीं है, आपका वोट पड़ जाता था। आपका वोट डल जाएगा। हाँ, तो वो छापा वोट जो रुक गया, यानी जो मृत आदमी है उसके हम्म। बदले भी वोट दे दिया जाता था टीएमसी के जो भी हम्म। हैं, जिसको क्लब कहते हैं। हर गांव में हम्म। क्लब, हर शहर में क्लब, हर मोहल्ले में क्लब, हर वार्ड में क्लब। और उस क्लब के हम्म। जितने लड़के हैं उस इलाके के सबसे लफंगे लड़के, उसी को हम्म। सिंडिकेट कल्चर। वो दुकान भी चला रहे हैं अपनी, सीमेंट की, छड़ की, पेंट की, हार्डवेयर की। उसी हम्म। दुकान से लोगों को सामान भी खरीदना है। अगर आप सामान नहीं खरीदेंगे तो आप पे टूट पड़ेंगे वो। सोचिए, हम्म। ये नेक्सस, ये सिंडिकेट, भारत में ऐसा सिंडिकेट किसी के पास नहीं जितना टीएमसी के पास। तो हम्म। करीब नहीं, उस 800 सिंडिकेट ऐसे। के बारे में, उस सिंडिकेट के बारे में संजीव जी ये कहा जाता है कि वो सिंडिकेट पहले भी था, लेकिन पहले वो सिंडिकेट कम्युनिस्ट के पास, अब वो सिंडिकेट धीरे धीरे जिस तरफ सत्ता जहां जहां ट्रेवल करती है, सिंडिकेट उधर उधर ट्रेवल करता है। यानी कि अगर सत्ता कम्युनिस्ट के पास है तो वो सिंडिकेट कम्युनिस्ट के पास है, अगर सत्ता टीएमसी के पास है तो वो सिंडिकेट टीएमसी के पास चला जाएगा। हो ना हो कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वही सिंडिकेट कहीं भारतीय जनता पार्टी में ना आ जाए। नहीं, उसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि हम्म। टीएमसी की सरकार तो बाद में बनी, 15 साल हुए लगभग उसके, 16 साल। हम्म। तो अभी जो क्लब में लड़के हैं वो 17 साल, 18 साल, 20 साल वाले हैं। तो हम्म। हो सकता है कि वो जनरेशनल चेंज भी उस क्लब में हुआ हो। यानी जिनके बिल्कुल। बाप दादा टीएमसी कम्युनिस्ट पार्टी में रह के गुंडई करते थे, अब हम्म। उनके बाल बच्चे, पोते जो है, पोते नाती, ये सब जो है आके टीएमसी में टीएमसी में आ घुस रहा गए। और इन्हें, हाँ, है। जिसको वहां की भाषा में लग रहा है संजीव जी आपकी आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर संजीव जी से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो संजीव जी ये बता रहे हैं कि पहले जो सिंडिकेट में अभी हैं, पहले वो हो सकता है कि उनके पिताजी, हो सकता है उनके दादाजी वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हों और कम्युनिस्ट के सिंडिकेट में रहे हों, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि वो हो सकता है कि कम्युनिस्ट में रहे हों, हो सकता है कि उनके पिताजी रहे हों कम्युनिस्ट में। तो ये जिक्र संजीव जी भी बता रहे हैं कि अब वो हो सकता है कि अगर उसमें जनरेशनल चेंज हुआ है तो वो हो सकता है कि आने वाले समय में अब आकर के वो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसमें वो और भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्या लगता है संजीव जी आपको कि ऐसा शिफ्ट हो सकता है? हाँ, अब मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क वो हो गया मेरा था। सवाल वही था जिसका जवाब आप दे रहे थे, उसी को मैं हाँ, एलोबरेट कर रहा था थोड़ा। हाँ, बिल्कुल, वो जनरेशनल चेंज हुआ है या फिर कुछ नए लड़के ज्वाइन किए हैं। ये लंबे, हम्म। अब उसमें क्या है देखिए कि पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे करीब 800 से ज्यादा ऐसे गुंडों की, यानी सिंडिकेट के कमांडर्स की एक लिस्ट बनाई, जो हम्म। चुनाव को प्रभावित करते हैं, या तोलाबाजी भी करते हैं और चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं कि हम्म। वो पहली बात जो सर्वविदित है कि वो ईवीएम में
बीजेपी या विरोधी दल के आगे जो टीएमसी के विरोधी हैं, जिनके जीतने की संभावना है, वो ईवीएम हम्म। में लगा देते हैं। जैसे वो वोट डालने गए तो वो परफ्यूम या कुछ लगा देते हैं, जिससे उनको हम्म। पता चल जाता है कि दूसरा कोई आ रहा है, तो उसका हाथ स्मेल सूंघते हैं वो। अच्छा, अगर हम्म। खुशबू आ गई तो उनको लग जाता है कि ये बीजेपी का वो है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया कि आप कोई कलर या कोई परफ्यूम उसमें नहीं लगा सकते हैं, हम्म। किसी भी सिंबल के आगे। तो इससे वो हम्म। पता करते थे कि अगर परफ्यूम की खुशबू आ रही, इसका मतलब इसने बीजेपी को वोट दिया है। दूसरी बात, जो हम्म। मृत लोग थे वो सब छट गए एसआईआर में। घुसपैठिए भी, मुझे लगता है 80% घुसपैठिए भाग गए, फरार हो। हम्म। अब 20% होंगे। तीसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है और तुष्टीकरण की नीतियों का भी परिणाम है। देखिए, हम ये हम्म। नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी आज आ गई कल आ, हम ये हम्म। कह रहे हैं कि बीजेपी जितना मजबूत होकर ये 23 तारीख को उभरी है, उसका हम्म। आभास टीएमसी के उम्मीदवारों को भी होने लगा। हम्म। अगर टीएमसी का उम्मीदवार ये बोलता है कि 15 तो 16 सीट आएंगी फर्स्ट हम्म। फेज में, टीएमसी को तो यही बहुत है, तो आप सोच तब लीजिए तो कि स्थिति कुछ तब ना कुछ तो तो संजय गंभीर जी, होगी। दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी को अगर 10-20 सीट भी है तो सरकार बन जाएगी आराम से। नहीं, देखिए, मैं अभी इस मोड़ पर यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार बन जाएगी, और ये कहना हम्म। भी नहीं चाहिए किसी को। उसके हम्म। पीछे कारण क्या है, देखिए, इसमें एक दो थ्योरी है। अमूमन जो नेशनल मीडिया में डिस्कस हो रहा है वो केवल बीजेपी की थ्योरी डिस्कस हो रही है। और थोड़ा हम लोग इस तरह से डिबेट नहीं करते हैं, और हम लोगों के का जो पत्रकारिता है वो इस तरह का नहीं कि वन वे ट्रैफिक है। देखिए, बिल्कुल। टीएमसी के बहुत सारे जो लोग नेता हैं, उनका ये कहना है कि हम्म। जैसे बिहार में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वोटिंग हुई एसआईआर के बाद, और हम्म। बहुत ही भारी बहुमत से सत्ताधारी दल लौटी, क्योंकि उसके जो हम्म। महिलाओं वाले जो प्रोग्राम थे वो असर कर रहे। हम्म। तो टीएमसी का भी कहना है कि चूंकि हम लक्की भंडार, कन्याश्री, युवाश्री, सबूत साथी, इस तरह हम्म। की बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, और ग्रामीण बिल्कुल। इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है, और ग्रामीण हम्म। इलाकों के गरीब लोगों को हम सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हम्म। तो हो सकता है कि उसका भी प्लस फायदा जो है वो हम्म। ममता जी को मिला होगा। ये टीएमसी का तर्क है। बीजेपी का ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी लहर है, और इस लहर पे हम्म। वो सवार होकर राइटर्स बिल्डिंग में चले आए। देखिए, हम्म। दोनों ही बातों में पूरी सच्चाई नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि हम्म। एक चीज तो स्पष्ट देखिए कि बीजेपी जमीन पर इस बार ज्यादा ताकतवर, यानी हम्म। पहले की अपेक्षा, मैं टीएमसी की तुलना में नहीं कह रहा हूं, बीजेपी जो 2021 में थी, बहुत जगह बूथ पर ही कोई नहीं होता, पोलिंग बूथ पर। बिल्कुल। लेकिन पोलिंग बूथ पर बीजेपी का वर्कर 6 बजे तक अड़ा रहा, और बीजेपी के पोलिंग बूथ पर कम से कम नॉर्थ बंगाल के इलाकों में काफी हम्म। ज्यादा भीड़ नजर आई। चाहे वो नहीं, आप देखिए और ये जो अलीपुरद्वार हो, कूच बिहार हो अचानक जी। से इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई हुई, जिसका जिक्र आपने भी किया कि अचानक से 800 से 800 लोगों को अचानक से कुछ दिन पहले ही उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको जो है हिरासत में लेकर के वो भेज दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि वो उपद्रव फैलाए। तो इसको लेकर ये खबरें आई कि इलेक्शन कमीशन इस बार बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रही है, और इसके लिए चाहे इलेक्शन कमीशन को जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। यहां तक कहा गया कि आप देखिए कि अगर बिहार में 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए गए थे, तो बंगाल में इस बार 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि पूर्ण रूप से फेयर तरीके से खास करके वहां पर इलेक्शन कराए जाए। और इसके लिए इस बार पूरी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की है। आपको लगता है कि जो आपने जिक्र किया जिस सिंडिकेट का, अगर वो सिंडिकेट वाले इस बार उस प्रकार से परफॉर्म, यानी कि वो अपने रूप में नहीं कर पा रहे हों कि वो दूसरे विरोधी को जो वोट देने जा रहे थे उनको रोक रहे हों, और वो उसका असर जो है वो चुनाव पर होता था, लेकिन वो अगर इस बार रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है? हाँ, देखिए, फियरलेस इलेक्शन तो हुआ है अभी तक। कुछ छिटपुट हम्म। घटनाओं के को छोड़ दीजिए, जैसे मुर्शिदाबाद में एक जगह शुभेंदु सरकार जो है बीजेपी के हम्म। उम्मीदवार थे, उन पर
हमला किया गया, लेकिन अगले, बिल्कुल। एक तो उनको पुलिस ने उसमें बचाया, और अगले दिन जित 50 से ज्यादा उपद्रवी जिन्होंने हमला किया था विधायक पर, उसको हुँ, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जाके गिरफ्तार किया, उनकी जबरदस्त पिटाई भी की। तो ये हुँ, मैसेज जो गया कि हुँ, कहीं ना कहीं अब पुलिस कंप्रोमाइज नहीं है, कम से कम अभी तक। यानी पहले हुँ, क्या होता था कि टीएमसी के जो भी गुंडे हैं उनको फ्री हैंड देती थी पुलिस, बंगाल की पुलिस उनको हुँ, हाथ तक नहीं लगाती थी। लेकिन इस हुँ, बार मामला बदल गया है, क्योंकि पूरी पुलिस जो है वो हुँ, चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रही है, क्योंकि वैसे पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर हुँ, आपने अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज किया, लॉयल्टी आपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के किसी पॉलिटिशियन पे डाला, तो हुँ, फिर आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आप हुँ, देखेंगे कि इस बार पुलिस एक्शन में है, और फियरलेस इलेक्शन जरूर हुआ है। और वोट प्रतिशत आप देखिए, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में हुँ, सबसे ज़्यादा। 92.88% वोट आज तक किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। अब इसके दो हुँ, परिणाम हो सकते हैं, या तो लहर है जो है वो लहर टीएमसी के पक्ष में हो सकती है, तो हुँ, टीएमसी ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सकती है। और अगर हुँ, ये लहर उनके विरुद्ध है, हुँ, और जो राहुल गांधी की बात अगर बिटवीन द लाइंस भी सुनेंगे बिल्कुल। कि वो मैं ये अगले कह सवाल रहे हैं पे आ रहा कि, था उसी पर। हुँ, हाँ, कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन किया टीएमसी ने, उससे हुँ, बीजेपी को रास्ता मिल गया। क्योंकि देखिए, जितना पोलराइजेशन टीएमसी ने किया है, उतना ही काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का हुआ है। हाँ, ये जरूर बिल्कुल। है कि अभी भी महिलाएं, गरीब परिवार, बिल्कुल, वो थोड़ा-सा टीएमसी के पक्ष में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको नहीं, लेकिन संजय जी, कन्याश्री। अभी कुछ लोग बंगाल से वापस आए हैं, वहाँ पर वो 10-15 दिन वो बिता करके आए हैं। उनका ये कहना था कि इस बार जो खास करके भद्र लोग जो हैं, जिनका झुकाव टीएमसी के प्रति रहता था, वो भी टीएमसी से अपना मुँह मोड़ रहे हैं और धीरे-धीरे वो शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है कि वहाँ पर भद्र लोग जो है वो टीएमसी से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो लोग? हाँ, ये जा रहे हैं। देखिए, और पहली बार इलेक्शन वाले दिन, हुँ, या एक दिन पहले, आनंद बाजार पत्रिका ने हुँ, फुल पेज का विज्ञापन भी छापा बीजेपी के पक्ष में। हुँ, सोचिए, और एबीपी क्या है, ये बंगाल के लोग जानते हैं, हुँ, कोलकाता के सर्किल के लोग जानते हैं एबीपी क्या है। हुँ, और एबीपी वो मुखपत्र एक तरह से टीएमसी का, एबीपी बांग्ला जो आनंद बाजार पत्रिका, और वो बिल्कुल। भद्रलोक का ही पूरा सिंडिकेट का हिस्सा है। और हुँ, उसने अगर पूरा विज्ञापन एक्सेप्ट कर लिया, टीएमसी का ना किया, हुँ, बीजेपी का कर लिया, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ उनको भी तो पता चला होगा। हुँ, तो एक बात तय मानिए कि थोड़ी-सी हिली तो ममता बनर्जी ज़रूर हैं। और नतीजे देखिए, बंगाल में क्या दिक्कत है, जो वहाँ कवर हुँ, करते हैं जाके अभी कर रहे हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो बताएँगे कि बंगाल में ना लोग कुछ बताते नहीं। आप हुँ, 20 बार भी पूछेंगे ना, तो वो 2-4 बार इधर-उधर देख के कुछ नहीं बताएँगे। और फिर वो हुँ, क्या कहेंगे, दीदियों भालो, दादो भालो। हुँ। तो किसी को नाराज़ आप नहीं करना वहाँ, है। वो जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि टीएमसी हार गई, हुँ, तब तक खुलकर वो बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए कोई भी सर्वे, हुँ, कुछ भी आपको एग्जैक्ट कंक्लूजन की तरफ आप नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, जब वाम पार्टियां हारी थी, लेफ्ट हारी थी, तब भी लोग ये कुछ नहीं बोलते थे कि लेफ्ट हारी है। बिल्कुल। वोटर चुप हो गए अगर, तो हुँ, यही सबसे बड़ा खतरा है टीएमसी के लिए। दूसरी बात जो आपने कही, बहुत बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। देखिए, पूरे भारत में एक दो राज्य बचे हैं, और कुछ नॉर्थ हुँ, ईस्ट के राज्यों में, एक दो राज्य में, कुछ केरल है जहां हिंसा हो जाती है, लेकिन वो हिंसा मर्डर में नहीं होती। बस वही है, हुँ, लकड़ी फेंकना, धारदार हथियार से एक दो बार हमला कर देना। लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन रक्त रंजित होता रहा है। पिछली बार मैंने बोला हुँ, कि इसी सब इलाकों में 54 लोगों की जान गई थी इलेक्शन में। बिल्कुल। और ये इलेक्शन के दिन की बात मैं कह रहा हूं, 54 लोग जान गई थी। हुँ, और इलेक्शन से पहले के 10-15 दिन या एक महीने कितनी गई होगी, इसकी कोई काउंटिंग नहीं। अब पोस्ट इलेक्शन तो हुँ, सबने देखा, खेला होबे का गाना बजा बजा के जो टीएमसी ने किया। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर सारे मतुआ वोटर्स जुड़ गए रहते, परवीन, हुँ,
तो मैं गारंटी के साथ कहता कि बीजेपी कुछ क्लीन और स्वीप बेहतर करने कर जाए। सकती। नहीं, हम्म। क्लीन स्वीप में थोड़ा-सा अभी सेकंड फेज में अब देखते हैं क्या होगा, नहीं, लेकिन अगर आपका अगर एक सवाल संजीव था जी कि आपके भद्रलोक। आपके 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 सवाल, आपके जवाब से ही मेरा ये सवाल है कि अगर आपने ये कहा कि अगर 92.84 या 88% मतदान अगर हुए हैं, तो इसका मतलब है या तो वो ममता बनर्जी के पक्ष में है या फिर वो बीजेपी के पक्ष में है। दो ही चीज हो सकता है। तो अगर बीजेपी के पक्ष में है तब तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, अगर ममता बनर्जी के पक्ष में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। ये मेरा बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होने जा रहा है, या तो उधर 50 क्रॉस नहीं या तो इधर 50 क्रॉस नहीं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर टीएमसी लूज भी करती है तो 50 से भाई बीजेपी को अगर बहुमत मिलेगा तो वो सिंपल मेजोरिटी मिलेगी। जैसे अगर हम्म। 145-46 की जरूरत है तो 155-56 जाते जाते बीजेपी रुक जाएगी, अगर ये भी हम्म। बीजेपी के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। हम्म। लेकिन ममता, अगर बीजेपी हारेगी तब 50 से नीचे जाकर, लेकिन ममता हम्म। 50 से नीचे वाली स्थिति नहीं लग रही है। क्यों? देखिए, जब वो आप लेफ्ट आपने हारा जिक्र था। करेंगे 112 सीट का, हम लोगों ने जिक्र किया था, उससे पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि ये था कि 112 सीट पर, यानी इसमें एक ये जो पहले फेज का है इसके अगर कुल सीटों को जोड़ दें तो 112 सीट पर टीएमसी को जीत मिली थी। अगर उस आंकड़े को आप ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, टीएमसी 50 से नीचे नहीं जाएगी? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए है क्या कि कम से मुस्लिम प्रभाव जो है वो 27% जो मुस्लिम हैं अभी, हम्म। और उनका प्रभाव 70-75 सीटों पर डायरेक्ट है और घूम फिर के 114-15 सीटों पर के नतीजों को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम्म। 70-72 सीटों पर उनका डिसाइडिंग है हम्म। मुस्लिम वोटर्स का। वहां पे ममता को एज मिल सकती है, हालांकि वहां भी वोट कटा है, कांग्रेस भी वो 4-5 सीटें हम्म। जीत सकती है, ये भी बता दूं आपको, सीपीएम भी कुछ मुस्लिम बहुल सीटें जीत सकती है। तो हम्म। मुस्लिम वोट थोड़ा बटा है, लेकिन देखिए इस बार जो एक परिवर्तन आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल से, अगर आप देखिए, और हम्म। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा को देखिए, कूच बिहार हम्म। देखिए, दार्जिलिंग देखिए, सिलीगुड़ी देखिए, यहां पे आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज जो मुस्लिम बहुल इलाके में है वही हम्म। हिंदू बहुल इलाके में। यानी मुस्लिम तो हर बार बहुत ज्यादा वोट करने निकलते थे, लेकिन इस बार हम्म। हिंदू बहुत ज्यादा वोट देने निकले। अच्छा, एक आखिरी सवाल संजीव जी, अगर यही पैटर्न रहा जो 23 तारीख को वोटिंग पैटर्न रहा और जो मतदान प्रतिशत आया, अगर वही सेकेंड फेज में भी 29 तारीख को इसी प्रकार से रहा, तो आप क्या मानते हैं ये किसके पक्ष में जाता हुआ आपको लग रहा है? नहीं, देखिए दोनों तरफ से ऐसी बात की जा रही है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और दोनों हम्म। तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम फर्स्ट फेज में क्लीन स्वीप कर चुके हैं। हम्म। और ये जो अब चुनाव होगा वो साउथ बंगाल के 144 सीटों पर होगा। थोड़ी बहुत मेदिनीपुर वाली पहले चुनाव हो चुकी, मेदिनीपुर वाली जो नंदीग्राम ये हम्म। सब इलाका है, ये मेदिनीपुर वाले में या। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि आपका एक सवाल था कि भद्रलोक का भी विचार बदला, इसलिए बदला है कि हम्म। भद्रलोक के बच्चों को भी अब रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम्म। पलायन का दंश भद्रलोक भी झेल रहा है, और उनको लग रहा है कि अब ये भत्ता की पॉलिसी जो वहां भत्ता भत्ता चल रहा है, इससे बंगाल फिर से जीवित नहीं हो पाएगा। बंगाल में 15,000 इंडस्ट्री पलायन कर चुकी है। तो उनको ये लगता है भद्रलोक को कि अब बीजेपी इसको लाए। लेकिन देखिए बीजेपी के साथ क्या दिक्कत है कि ठीक है, एक शुभेंदु बहुत पॉपुलर है, लेकिन बहुत जैसे लोकल लीडरशिप जो है उसमें वो क्षमता अभी भी नहीं कि वो ममता बनर्जी को सीधा मुकाबला दे सके। अगर तो हम्म। वो, इसलिए आप देखिए मोदी जी आज कलकत्ता में घूम रहे हैं, नदी गंगा किनारे, नहीं, फिर वो लेकिन फिर तो फोटो ले मेरा रहे हैं, वो एक क्या और है। आखिरी सवाल फिर बन रहा है यहाँ की, मेरा यही आखिरी सवाल था लेकिन एक सवाल और बन जा रहा है। अब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी अनपॉपुलर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी से मानिए कि अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो हैं वो कांग्रेस में नहीं चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी लोगों का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। लोग तो छोड़िए, सांसद का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति बीजेपी की उस प्रकार से नहीं हुई है जैसा लोग सोच रहे हैं?
ईडी बीजेपी, ईडी मोदी सरकार के पास, हम्म। सीबीआई मोदी सरकार के पास, और ये सातों धन कुबेर धन्ना सेठ जो है जाते कांग्रेस के पास। ये संभव ही नहीं है। अभी जहां भी टूट होगी तो स्वाभाविक है, अगर यही कांग्रेस भी रहती तो कहा तो ये कांग्रेस भी जा वैसा रहा ही है संजीव करती। जी, कहा तो ये जा रहा है कि एक ही इंजेक्शन में अशोक मित्तल जो है उधर से इधर आ गए। ईडी का एक हाँ, इंजेक्शन लगा और वो इधर से लगा। इधर शिफ्ट हो गए। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑनर जो थे उन पे छापा भी पड़ा था पंजाब में, बिल्कुल ईडी का। बिल्कुल। तो वो देखिए वो नॉर्मल है, वो उसको उसको लेकर मेरा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भद्र लोग भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और हम्म उनको लग रहा है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पे वन वे, मतलब मुस्लिम अपीसमेंट केवल चल रहा है बंगाल में। और यही वजह है कि 3 सीट से बीजेपी 77 सीट पर आ गई एक झटके में। हम्म तो 77 से 140-45 की यात्रा तो संभव है। अब देखते हैं कि वो यात्रा कहां तक जाती है, लेकिन ये बात तय जानिए प्रवीण जी, जो बंगाल हम्म में जो एक बार विपक्ष में आ गया है, मुख्य विपक्ष में, वो सत्ता हम्म। में कभी ना कभी जरूर आया है। टीएमसी भी मुख्य विपक्षी बनी पहले, उसके बाद बिल्कुल। सत्ता में आ गई। तो वाम से राम की यात्रा कब पूरी होगी, ये ये देखने वाली बात 4 मई होगी। को पता चले। लेकिन चलिए। इतना जानिए कि बीजेपी ने वो काम कर दिया जो काम कांग्रेस को करना था। कांग्रेस के पास वो जमीन थी बंगाल में, लेकिन वहां भी हम्म लूज कर गई। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता है कि 3 से अचानक 77 सीटों तक पहुंच गई। ये मामूली बात नहीं है। लोग ये कहते हैं 21 में सब कहते बीजेपी हार गई बंगाल, बीजेपी हारी हम्म नहीं। 3 सीट से अगर कोई 77 सीट तक पहुंच गया हम्म। तो उछाल कितने का हो गया? बहुत 22, ज्यादा। मुझे लगता है 24, लगभग 25 गुना से ज्यादा। 25 दिया है, 75। 75। हम्म तो 25 गुना उछाल हुआ, और नेशनल मीडिया में खास करके लुटियंस और खान गैंग ने यह कहा कि बीजेपी हार गई। बीजेपी हारी नहीं, तब भी मैं बोलता था बीजेपी हारी नहीं। कोई पार्टी चलिए। 25 गुना अपनी सीटें बढ़ा ले, और अब उसको कितने तब भी गुना उसको अपनी आप हार सीटें बढ़ानी घोषित है? करवा रहे हैं। अब कितनी गुना सीट बढ़ानी है? 2 गुनी। और बिल्कुल। 144 सीट साउथ बंगाल में है। अगर साउथ बंगाल ने करवट ले ली प्रवीण जी, और जो चुप्पी है बंगाल, साउथ बंगाल के वोटरों में, कहा तो ये जा रहा है कि भवानीपुर में 2-2, 3-3 दिन ममता दीदी क्यों प्रचार कर रही हैं? आज भी रोड शो कर रही थी भवानीपुर में। क्यों? हम्म। भवानीपुर में भी ममता दीदी फंसी हुई नजर आ रही। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उस कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो वहां कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को में इस वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।